अतुल उत्तर प्रदेश के एक जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का होता है। उसकी उम्र अब करीब 27-28 साल हो चुकी थी। उसके पिता दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी खासी जॉब करते थे और जो जॉब का पैसा था वो अपने बेटे अतुल को हर महीने मनी ऑर्डर या उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिया करते थे, जिससे पूरे घर का खर्चा चलता था। अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और प्राइवेट कंपनी उसके पिताजी को कहती है कि अब आप अपनी बची हुई जिंदगी जाकर अपने घर पर गुजारें। उसके पिताजी भी अपनी कही गई कंपनी और अपनी बीमारी को देखते हुए घर पर चले आते हैं। अतुल के घर में रहने वाले टोटल 3 लोग थे, अतुल की माँ, अतुल का पिताजी और अतुल खुद। अब पिताजी जब घर पर चले आते हैं तब अतुल का जो आय का स्रोत था, एक प्रकार से कहिए ये उसके पूरे परिवार का जो आय का साधन था वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब जब पूरी तरीके से आय का साधन बंद हो जाता है तब अतुल बहुत हैरान परेशान हो जाता है। वो ग्रेजुएशन के उस समय पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा खासा, जितनी भी पढ़ाई उसने की थी उसका अच्छा खासा नंबर आया था और अच्छा खासा पढ़ने में लड़का था वो। लेकिन इधर जब पिताजी दिल्ली से वापस चले आते हैं घर पर और आय का स्रोत बंद हो जाता है तो सबसे बड़ा अतुल के सामने धर्म संकट खड़ा होता है कि वो जो समाज की सोच है और परिवार की जो सोच है कि घर का जो बड़ा लड़का होता है वो पिता के बाद एक प्रकार से उत्तराधिकारी होता है और फिर घर की गाड़ी उसे ही चलानी होती है। अब अतुल के कंधे पर ये जिम्मेदारी आ चुकी थी। वो कई जगह कई कंपनियों में जाता है, इंटरव्यू देता है नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी का आलम इतना बुरा होता है कि उसकी अच्छी खासी पढ़ाई को देखते हुए भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। वो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है। अचानक पिताजी ने जो कुछ पैसे बचाए थे उन पैसों से उसके लिए एक ऑटो रिक्शा खरीद देते हैं। अब अतुल आए दिन ऑटो रिक्शा वो चलाकर अपने घर का गुजारा करने लगता है और फिर अतुल की उम्र हो ही गई थी। कई लोग कहते हैं उसके पिताजी से कि देखो अब आपकी तबीयत खराब है, अब आपको अपने लड़के अतुल की शादी कर देनी चाहिए। अब ऐसा होगा भी और फिर अतुल के परिवार वाले अतुल को दाम्पत्य सूत्र बंधन में बांधने के लिए, शादी के बंधन में बांधने के लिए आतुर हो जाते हैं। अब माताजी पिताजी से कहती हैं कि हाँ इसकी शादी कर दो, क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए अतुल के पिताजी भी चाहते हैं कि अब उसकी शादी कर दी जाए और फिर सिलसिला शुरू होता है शादी देखने का। कई लड़की वाले आते हैं, देखते हैं, ये जानते हुए कि अतुल के पिताजी के पास थोड़ी सी खेती और जिंदगी भर उन्होंने दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब की, अच्छी खासी सैलरी पर, और लड़का भी एक है। तो ऐसे में समाज प्रिफर करता है, समाज चाहता है कि उसे ऐसा लड़का मिल जाए। फिर एक लड़की का परिवार आता है अतुल को देखने और फिर दोनों की शादियां तय हो जाती हैं। लड़की का नाम होता है कविता। अतुल और कविता की शादी हो जाती है। कविता अतुल के घर आती है दुल्हन बनकर। जब कुछ दिन उसका जो चाल चलन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब कविता की शादी अतुल से तय होती है तब कविता पढ़ाई ही कर रही होती है और अपने ससुराल वालों से यानी कि अतुल के घर वालों से कहती है कि मुझे वहां पर चल के सिर्फ चौका बर्तन ही नहीं करना है, घर गृहस्थी का काम ही नहीं करना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। अतुल उसकी इस बातों को शादी के पहले ही मान लेता है और इस बात पर जब शादी होकर वो उसके घर आ जाती है, सब कुछ ठीक ठाक से चलता है दोस्तों। उसके बाद वो पढ़ाई में अपना मन लगाने के लिए अपने पति अतुल से कहती है कि अब अतुल मैं ज्यादा दिन तक घर गृहस्थी के काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने शादी के पहले ही बता दिया था तुम्हारे घर वालों को कि मुझे पढ़ाई करनी है। उसके घर वाले भी उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन फिर आने वाले समय में वो पढ़ाई जब करती है तो वो सफल होती है। फिर आगे उसकी सफलता कुछ इस तरीके से अतुल के जीवन में बाधक बनकर आती है। पूरी कहानी में कुछ ऐसा होता है जो एक बार समाज को सीख देने वाला, उसी एक गलती से जो अतुल की वाइफ ने गलती की, उसी की वजह से कुछ ऐसा होता है कि अतुल का पूरा जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ पूरी कहानी में? पूरी कहानी दिल को छू लेने वाली है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही सामाजिक और पारिवारिक कहानी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सामाजिक कहानियां जो कि समाज में एक नया बदलाव लाएं आपके लिए लेकर आऊं,
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट हमारी और भी है कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से सुन रहे थे, ये हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि हमें ये लगे कि हमारी कहानी आप तक कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, फिलहाल बिना देरी किए, आपका समय जाया किए, कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब जब कविता अपने पति अतुल से कहती है कि मुझे अब पढ़ाई करनी है, तो अतुल कहता है कि देखो, घर के खर्चे चलाने में बहुत दुश्वारियां आ रही हैं, क्योंकि मैं एक टेम्पो ड्राइवर हूं, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, ऐसे में तुम्हें पढ़ाई करवा पाना बहुत मुश्किल बात है। तब कविता उससे कहती है कि याद करो वो अपना वादा, याद करो वो अपने पिताजी का वादा जो तुम लोगों ने, तुम्हारे परिवार ने मेरे शादी के पहले किया था। अतुल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन का समय दो, एक आध महीने का मैं कुछ बचत कर लूं, कुछ सेविंग कर लूं, क्योंकि मैं जो कमाता हूं वो सारे पैसे इसी घर के खर्चे में और पिताजी के दवाई में चले जाते हैं। ऐसे में कुछ पैसे इकट्ठा हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए मना नहीं करूंगा, तुम पढ़ाई करना, मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कॉपी किताब वगैरह लाकर तुम्हें दे दूं और तुम पढ़ाई करना शुरू करो। कविता कहती है कि ठीक है। धीरे धीरे जिंदगी में 2 महीने और गुजर जाते हैं और उसके बाद कविता फिर से अतुल से, यानी कि अपने पति से कहती है कि याद है तुमने कहा था कि 2 महीने बाद मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए क्या? तब अतुल कहता है कि हाँ, मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं, तुम कॉपी किताब का नाम लिख के दे दो कि तुम्हें कौन कौन सी कॉपी किताब चाहिए। दरअसल कविता ने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहती थी कि वो एक अधिकारी बने, एक अफसर बने, इसलिए उसने यूपीएससी की राह चुनी थी, जो बहुत ही मुश्किल थी, जो बहुत ही दुश्वारियों भरी थी। ऐसे में अतुल ने उसका कॉपी किताब जो उसने लिखी थी, अगले दिन वो कॉपी किताब ला देता है। कविता तन मन धन से पढ़ाई करने जुट जाती है। इधर जिंदगी के दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और कविता कुछ दिन बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, और फिर उसकी पढ़ाई का जो सिलसिला था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और फिर उसी बीच यूपीएससी का एग्जाम आ जाता है और कविता यूपीएससी का एग्जाम देती है, लेकिन उसके गर्भवती होने की वजह से वो इतनी ज्यादा समस्याओं से घिर गई थी कि वो यूपीएससी का उस साल का परीक्षा जो है वो एग्जाम पास नहीं कर पाती है। और फिर उसका पति अतुल उससे कहता है कि परेशान मत हो, इस साल ना सही अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अतुल बेचारा दिन रात टैक्सी चलाता था। जो टैक्सी वो पहले कम घंटों तक चलाता था, वही टैक्सी अब अतुल कई घंटों तक लगातार, यहां तक वो रात में अब लेट आने लगा था, ताकि उसका परिवार अच्छी तरीके से चल सके, ताकि उसकी पत्नी अच्छी तरीके से पढ़ सके। कुछ दिन बाद ही अतुल की पत्नी की डिलीवरी होती है और एक सुंदर सा नन्हा मुन्ना बच्चा उनके घर में आ जाता है। पूरे घर में खुशियां जैसे दोगुनी हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसा शख्स था इस घर में जिसे खुशी नहीं थी, दुख था। वो कोई और नहीं था बल्कि कविता थी, क्योंकि कविता को लगता था कि अगर बच्चा अब पेट में आ गया है तो पैदा ही होगा, और बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरी पढ़ाई अब 2-3 साल तक बाधित हो जाएगी, ऐसे में मेरी उम्र जो है वो निकल जाएगी और मेरे सपने रखे के रखे रह जाएंगे। अब जब ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही थी, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, और जब बढ़ने लगता है तो वो ज्यादा टाइम अपने दादा और दादी के पास रहता है, यानी अपने बाबा और आजी के पास रहता है। बाबा आजी अब उसे खूब प्यार देने लगते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इधर कविता यूपीएससी की तैयारी करते करते एग्जाम आ जाता है। एग्जाम में वो सफलतापूर्वक पास हो जाती है और एक जिले की वो डीएसपी बन जाती है। डीएसपी बन जाने के बाद जैसे कविता के सपनों को पंख लग चुके थे। जब वो ट्रेनिंग में जाती है तो वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसी के विभाग में चयनित होकर यूपीएससी के थ्रू आया था। दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद वो अपने पति को अपने साथ लेकर जाती है, जहां पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है, जिस जिले में उसकी ड्यूटी लगी थी। उसका पति वहां भी अब टेम्पू चलाया करता है। अब कई लोग मिलकर उसके मन में एक दुश्वारियां, उसके मन में एक अलग भावना भरने लगते हैं। कविता से कहने लगते हैं कि आप एक डीएसपी हैं और आपका पति जो है वो ऑटो चलाता है। अब ये बातें धीरे धीरे उसके मन के रास्ते, उसके दिल में कब समा जाती हैं,
ये ना कविता को पता चलता है और ना ही अतुल को पता चलता है। अब अतुल कविता की आंखों में फूटा भी नहीं सुहाता था, यानी जब भी उसे देखती थी तब उसे भला बुरा, गवार, जाहिल सब कुछ कहती थी। अचानक उसी जिले में अपनी एक दिन वो टैक्सी निकालता है और टैक्सी निकालने के बाद चौराहे पर जैसे ही पहुंचता है, देखता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों की भीड़ लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोकते हैं और कागज पत्तर मांगते हैं। वो सारे कागज पत्तर दिखाता है। उसके बाद पुलिस वाले उससे कुछ पैसे की मांग करते हैं। अच्छा, उसे अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसी जिले में उसकी पत्नी खुद की डीएसपी है, तो डर कैसी बात का। वो उन ट्रैफिक पुलिस वालों से कहता है कि ऐसा है, मेरे पास जो कागज पत्तर है वो मैंने आपको दे दिया, और जितने भी गाड़ी के कागज होने चाहिए वो सारे कागजात मैंने आपको दे दिए हैं, क्या आपको चाहिए? तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई देख, ज्यादा पढ़ा लिखा मत बन, नहीं तो तेरे ऑटो को मैं सीज कर दूंगा और तुम्हें थाने चलना होगा। जैसे ही ये बातें पुलिस वालों के मुंह से अतुल सुनता है, अतुल फटाक से कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरा ऑटो और मुझे अभी थाने ले चलो। वो थाने पर पहुंचता है। पुलिस वाले उसके ऑटो को चलाकर लेकर थाने पर पहुंचते, और थाने पर पहुंचते हैं जैसे अतुल देखता है कि उसकी मैडम आज उसी थाने में मीटिंग करने आई है, थाने का जायजा लेने आई हैं, और वो सामने लगी कुर्सी पर बैठी। जैसे वो देखता है वो खुश होता है कि सामने ही पत्नी है, वो भी डीएसपी है, ऐसे में मुझे कौन रोकेगा। और रोकने की बात भी अलग है, क्योंकि उसके जो गाड़ी के सारे पेपर है वो सारे पेपर उसने कागजात पूरे कर रखे और पुलिस वालों को दिखाए भी हैं। अचानक वो पत्नी के सामने जाता है। पत्नी फोन पर बात कर रही थी किसी रिश्तेदार से और कह रही थी कि तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग गंवार हो, तुम लोगों को तमीज नाम की चीज नहीं है। जब से मैं डीएसपी बनी हूं तुम लोग मेरे नाम का गलत नाजायज फायदा उठाते हो, मेरे पद का नाजायज फायदा उठाते हो। और फिर कुछ देर बात करने के बाद पत्नी का जैसे कविता का फोन कटता है, वैसे अतुल कहता है कि मैडम, चूंकि वहां वो पत्नी वाला व्यवहार नहीं दिखा सकता था, उस अधिकार से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि कविता सामने वर्दी लगाकर बैठी थी और पुलिस वाले और उस थाने के जो अध्यक्ष होते हैं एसएचओ महोदय, वो भी डीएसपी मैडम के बगल ही बैठे थे। ऐसे में ये कहता है अतुल की मैडम, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लाया है, जहां पर मेरे सारे कागजात पूरे हैं। अब डीएसपी मैडम उठती हैं, कहती है कि तुम्हारे कागजात पूरे हैं तो पुलिस वाले तुम्हें क्यों पकड़ कर लाए? अब वो देखता ही रहता है। अचानक एक पुलिस वाले को कविता बुलाती है और कहती है कि इसे जेल में डाल लो और इसके ऑटो को सीज कर लो। अब अतुल बहुत हैरान परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी आज इस बदलाव में एकदम अलग तरीके से दिख रही है। उन्हें जहां पर सहायता करना चाहिए था, मैंने ऑटो चलाकर पूरी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, आज जब ये काबिल हो गई और मुझसे कह भी रही थी, वो सोचने लगता है कि मुझसे एक समय था कह भी रही थी कि कुछ दिन की बात और है, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी, जब मैं अपने सपनों को साकार कर लूंगी, तो तुम्हें इन दुश्वारियों के दिन नहीं देखने पड़ेंगे, ना ही तुम्हें टैक्सी और टेम्पो चलाने पड़ेंगे, तुम मेरे साथ आराम से रहना जहां पर मेरी सर्विस होगी। लेकिन आज तो दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ रहा है। वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है और फिर तब तक दो पुलिस वाले आते और उसके दोनों तरफ से इधर से पकड़ के ले जाकर थाने में ही बनी जेल में बंद कर देते हैं। वो बैठता है, सोचता है बहुत, जैसे तैसे उसे थाने से कोर्ट भेज दिया जाता है और 2 दिन बाद कोर्ट से उसे बेल मिल जाती है। कोर्ट से जब वो छूट कर आता है, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। अब वो अपने पत्नी के पास नहीं जाता और माँ से कहता है कि माँ, वो कविता जिससे मैंने शादी की थी, जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, जिसको मैंने टेम्पू चलाकर रात दिन मेहनत करके उसको एक काबिल इंसान बनाया, आज उसी काबिल इंसान ने लोगों के सामने मुझे जाहिल, गंवार, जलील बहुत कुछ कहा माँ। और बात की बात है कि उसने मुझे 2 दिन के लिए जेल में भी, हवालात में भी डाल दिया। ये तो कोर्ट के जज साहिबा का शुक्रिया कहिए कि जो उन्होंने सारे कागजात देखने के बाद मुझे 2 दिन बाद ही बेल दे दी। उसकी माता कहती है कि बेटा, ये जीवन है, यहाँ पर आप किसी के लिए भलाई करते हो ना, तो उल्टा आपको दुश्वारियां ही और दुख ही झेलने पड़ते हैं। खैर, उसकी माँ समझाती है। उसके बाद वो कविता से मिलने फिर उसी जगह पहुंच जाता है। अब की बार कविता कहती है कि ऐसा है, मुझे तुम्हें तलाक देना है, अब मैं तुम्हारे साथ जाहिल और गवार के साथ रह नहीं सकती हूँ। जब ये सब बातें अतुल सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि अभी तक यहाँ तक ये नौबत कैसे आ गई, आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जो मुझे मेरी पत्नी कविता अब तलाक देने के रूप में आ चुकी है, अब मुझे तलाक दे देगी। बहुत हैरान परेशान हो जाता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हें माँ ने घर पर बुलाया है।
अब वो अगले दिन अपनी लाव लश्कर के साथ अतुल के घर पर पहुंचती है और अपने बेटे से मांग करती है, अपने बेटे से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, और अतुल के माँ बाप से यानी कि अपने सास ससुर से कहती है कि वो अपने बेटे को लेने आई है, इन जाहिल गवार गरीब लोगों से बात करने नहीं आई है। उसका बेटा चूंकि अब बड़ा हो चुका था, जब से पैदा हुआ था उसे माँ का प्यार नहीं मिला था। ऐसे में बेटा कहता है कि माँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अगर मुझे रहना है तो मैं अपने पिताजी के साथ, अपने आजी और बाबा के साथ रहूंगा, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है, लड़का लेकिन वापस नहीं जाता, और जाते जाते वो अपने बेटे को भी कहकर जाती है कि तुम इन्हीं जाहिल गवार के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तुम बेटा बड़े हो जाओगे, तुम्हारा बाप टैक्सी चलाता है, तुम भी टैक्सी चलाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ चले चलो। लेकिन वो बेटा बोल तो सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा उम्र नहीं हो गई थी कि जिस तरीके से मैडम उसे समझाना चाहती थी उस तरीके से वो समझ जाता। अब मैडम बहुत हैरान परेशान होती है, लेकिन वो लड़का टस से मस नहीं होता है, और अंततः वो यही कहता है कि मुझे अब अपने आजी और बाबा के साथ ही रहना है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, मैं किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर मैडम वापस चली जाती है, और वापस जाने के बाद 10-12 दिन का समय गुजरा होगा कि अचानक अतुल को कोर्ट से एक सम्मन प्राप्त होता है, जिस सम्मन में लिखा था कि तुम्हारी खुद की पत्नी कविता ने तुमसे तलाक की मांग की है। वो कोर्ट पहुंचता है, जज साहब को अपनी सारी बातें बताता है कि इस तरीके से उसने संघर्ष करके अपना टैक्सी ड्राइवर का काम करके अपनी पत्नी को एक सफल इंसान बनाया, लेकिन आज उसकी पत्नी जब सफल हो गई है तो उसे तलाक देने की नौबत आ गई है। अंततः जज साहब सारी कार्यवाही कुछ दिन चलती है, 1-2 साल बाद दोनों का तलाक हो जाता है, और इधर कविता जो होती है अपने सीनियर के साथ, जिसके साथ उन्होंने ट्रेनिंग की थी, उनके दोनों के आपसी संबंध बहुत प्रांगण हो गए थे, दोनों एक दूसरे से अभय संबंध में आ गए थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब इधर कविता पूरी तरीके से तलाक के बाद आजाद हो चुकी थी, अपने सीनियर के साथ रहने लगती है, और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ दिन बाद ही अतुल को एक नोटिस और प्राप्त होती है, अतुल के पिताजी की नोटिस। अतुल के पिताजी को लिखा गया था कि आपकी जो जमीन है, जो उन्होंने प्राइवेट नौकरी करके दिल्ली में कुछ जमीन खरीदी थी, उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है, उस पर कुछ काम वगैरह करवाइए, वो प्लॉट खाली पड़ा है। अचानक से जब उसके पिता को याद आता है कि मैंने एक जमीन खरीदी है, तब वो दिल्ली के लिए रवाना होता है अपने बेटे को लेकर, और जब वहां पर जाता है उस जमीन की पूरी जांच करवाई जाती है तो पता चलता है उस जमीन की कीमत कई करोड़ है। 4-5 करोड़ रुपए की वो जमीन बेचकर अपने गांव आ जाते हैं, और फिर कविता को पता चलता है कि इनके घर वालों को, जो अभी तक जिसको वो गंवार और जाहिल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, अब वो एक करोड़पति इंसान हो गए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा खासा घर बनवा लिया है। अब अतुल ने उस टैक्सी को छोड़कर 1-2 ट्रकें खरीद ली है, अब वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तो वो एक दिन मिलने के लिए अपने बेटे से आती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अतुल मानता नहीं है, कहता है कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो पैसे के लालच में अपना दूसरा रूप दिखा रही थी, लेकिन अतुल उसके इस रूप को भांप चुका था, और अतुल भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके, जब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसकी कंप्लीट हुई थी तभी ही उसकी शादी हुई थी, पढ़ने में ठीक ठाक था ही। अतुल को वो बातें, उस दिन की जो टेम्पू वाला कांड था, जब थाने में इन्होंने उसकी पत्नी ने उसको जेल भेज दिया था, वो बातें तब से इतनी लग गई थी कि अतुल ने धीरे धीरे पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, और इधर अब उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ चुके थे। वो एक अच्छी कोचिंग में जाकर दिल्ली में ही एडमिशन ले लेता है, और वहीं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगता है, और उसके पढ़ाई का परिश्रम का फल ये होता है कि वो भी यूपीएससी की परीक्षा एक बार में ही क्रैक कर जाता है, एक बार में ही पास कर जाता है, और पास करने के बाद वो आईपीएस बन जाता है, यानी कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी। इत्तेफाक और संयोग देखिए कि अतुल पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी बनने के बाद जैसे ही उसका नाम उस चयन सूची में आता है, न्यूज़पेपरों में उसका नाम आता है, और उसके बाद उसके घर पर तांता लग जाता है लोगों का, इंटरव्यू लेने वाले का, मीडिया वालों का, पत्रकारों का, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं अतुल का इंटरव्यू लेने के लिए। और ये बातें जब कविता को पता चलती है कि उसका पति अब उससे बड़ा अधिकारी बन चुका है, और सिर्फ उसी की वजह से, उसने अगर ऐसा ना किया होता तो शायद वो उसकी जीवन शैली वैसे ही चलती रहती और वो टेम्पू ही चलाता रहता।
लेकिन अब वो एक आईपीएस बन चुका है। और फिर वो इंटरव्यू देता है। कविता बहुत हैरान परेशान होती है। इंटरव्यू देने के बाद वो ट्रेनिंग पर चला जाता है। ट्रेनिंग पर जाने के बाद वो उसी जिले में पोस्टिंग पाता है। उसी जिले में पोस्टिंग पाने के बाद कविता को जैसे पता चलता है कि उस जिले का जो कार्यभार है पुलिस विभाग का वो उसके पति को मिल गया है, वो सीधा ही थाने पर पहुंचती है। एक थाने पर एसपी साहब मीटिंग ले रहे थे, एसपी अतुल साहब मीटिंग ले रहे थे और अतुल से हाथ पैर जोड़कर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अतुल उसे माफ नहीं करता है। कहता है कि नहीं, तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए था मैं किस गरीबी के दिनों में, कैसे कैसे दुश्वारियों के दिनों में रात दिन मैंने एक करके टेम्पू चला के तुम्हें पढ़ाया और तुम जैसे ही सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हुई, जैसे ही सफलता मिली, तुमने मुझे ही छोड़ दिया। तो उसके काले कारनामों का पूरा चिट्ठा खोल के उसे सस्पेंड कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो सिर्फ उसको उसकी गलतियां याद दिलाता है। कविता भी अब शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब दोनों एक ही जिले में अधिकारी के रूप में काम करने लगते हैं और ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाता है और फिर अचानक से कविता को पता चलता है कि जिससे उसका प्रेम संबंध चल रहा है, जिससे उसका अवैध संबंध चल रहा है, जिसके वजह से उसने अपने पति को तलाक दे दिया, जिसके वजह से उसने अपने पति को छोड़ने का फैसला लिया, वो व्यक्ति खुद ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं और उसके ऊपर अब कोर्ट में केस चल रहा है। जब ये बातें कविता को पता चलती है तो कविता के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो इतना बड़ा झूठा, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, समय बहुत ज्यादा गुजर चुका था। अब जैसे तैसे वो माफी मांगती है, लेकिन अतुल उसे माफ नहीं करता है। कहता है कि नहीं, तुम्हें माफ नहीं करूंगा और फिर दोनों का जीवन अलग अलग चलने लगता है। और इधर अब कविता पूरी तरीके से डिप्रेशन में रहने लगती है और डिप्रेशन में रहने के दौरान वो जो भी काम विभाग द्वारा दिए जाते थे उन कामों को सही से नहीं करती थी। ऐसे में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, कविता को बाद में समझ में आता है कि सही क्या था, गलत क्या था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत समय आते हैं जब हम छोटी मोटी सफलता को पाके अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही हमें यह पता चलता है कि नहीं, अपना कौन है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने हमेशा अपने होते हैं। उनसे रिश्ता हमेशा बनाकर मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे। किसी दूसरे के चक्कर में, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में अपने जो खुद के रिश्ते हैं, जो अपने हैं, उनका त्याग ना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी और कहानी अच्छी जरूर लगी होगी। फिलहाल आप कविता के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अतुल के संघर्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने दिल की व्यथा, अपनी मनोभावना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, कहां से सुन रहे थे। मैं अगली आने वाली कहानी में आप लोगों का नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक दिल को छू लेने वाली नई सामाजिक कहानी के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।